IIT सरकारी में आपका स्वागत है। मैं शुक्ला जीएस के नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों का नया सेशन शुरू हो रहा है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। इसकी पहली वाली क्लास में हम लोगों ने महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को समझ लिया था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया और सिंध होते हुए खैबर पख्तूनख्वा दर्रे से ये भारत पहुंचा था और इसने जजिया कर लगाया था और इसका मेन उद्देश्य भारत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। इसके बाद महमूद गजनवी आता था। महमूद गजनवी के बारे में हमने आपको बहुत सारी डिटेल्स चीजें बताई थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख ले। आज हम लोगों का सेशन शुरू होता है। मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव रखी जाती है ना। दिल्ली सल्तनत में वंशों का क्रम ऐसा था कि गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी और लोधी के बाद शुरू हो जाएंगे मुगल। ठीक है, तो ये अपना कुछ क्रम रहेगा पढ़ने का, जो हम लोग सीरीज में ये वंश पढ़ेंगे। और इन वंश से हम लोग बहुत ये सिलेक्टिव चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश का उदय कब हुआ था, कैसे हुआ था और इसकी नींव कैसे रखी गई। 1206 में हमने आपको बताया था मोहम्मद गौरी के अचानक मृत्यु हो जाने के बाद, चूंकि मोहम्मद गौरी कोई संतान नहीं थी और 1206 में इसकी अचानक मृत्यु हो गई, तो इसके जो गुलाम थे, इसने अपना सारा राज्य और सारा अधिकार गुलामों के हाथों में सौंप दिया था। चूंकि 1206 में मृत्यु जब इसकी हुई थी तब इसको पहले से आभास हो गया था कि हम मरने वाले हैं, तो इसने गुलामों को सारी अपनी शासन सत्ता सौंप दी थी। क्यों? क्योंकि इसके कोई संतान नहीं थी। तो इसके गुलाम में एक सबसे वफादार गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक इसका वफादार गुलाम था जिसको इसने शासन की बागडोर सौंप दी। अच्छा, अब आप लोग ये बोलोगे कि गुलाम वंश क्या है और खिलजी वंश क्या है, तो एक्चुअली में ये वंश नहीं थे, है ना। जैसे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश शुरू कर दिया, अभी आगे कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश के तहत कुतुबी वंश चलाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के तहत एक कुतुबी वंश चलाया था। इसके आगे इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश शमसी वंश चलाएगा, फिर बलबन आएगा, बलबन अपना बलबनी राजवंश चलाएगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी राजवंश, है ना। इसके बाद इल्तुतमिश चलाएगा अपना शमसी राजवंश और बलबन अपना बलबनी राजवंश चलाएगा। तो इन्होंने इंडिविजुअल रूप से अपना राजवंश चलाना शुरू कर दिया था और ये किसके अंदर काम कर रहे थे? गुलाम वंश। क्योंकि ये सारे अधिकार गुलाम को ही दिए गए थे, तो इसलिए इन्होंने गुलाम वंश इसका नाम रखा। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने लाहौर में बहुत जो अमीर व्यक्ति थे उनके सामने राज करने की परमिशन मांगी थी उनसे। जो लाहौर के बहुत अमीर व्यक्ति थे उनसे मालिकाना हक की इन्होंने परमिशन मांगी थी। तो 1206 में इनको वो परमिशन दे दी गई थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत काम कर रहा था इल्तुतमिश। अब देखो, दोनों ही अपना इल्तुतमिश ने सोचा कि गौरी की रियासत हम लेंगे, ठीक है, बट इल्तुतमिश से सीनियर कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, मतलब इनसे बड़ा था और इसको ज्यादा अनुभव था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन का उत्तराधिकारी बनाया गया। इल्तुतमिश ने फिर से सोचा कि अभी हमारा नंबर बाद में आएगा। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये एक गुलाम के द्वारा बनाई गई थी। अब गुलाम वंश का टाइम पीरियड आता है 1206 से 1290। 1206 से 1290, 1206 से 1290 में गुलाम वंश शुरू हुआ था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले इसको क्या कहा जाता था? इसको लाख बख्श कहा जाता था। सबसे पहला क्वेश्चन, लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता? लाख बख्श। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान देता था।
लाख बख्श कहने का मतलब है कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों रुपए दान देता था। यह तुर्की वंश का पहला संस्थापक था। तुर्की वंश का संस्थापक था। तुर्की वंश का संस्थापक था और पहला तुर्की शासक था। पहला तुर्की शासक था। देखो तुर्की शासक तो बहुत आए थे, गोरी भी आया था, लेकिन जिसने प्रॉपर वे में एक शासन किया हो, एक सबका मतलब सबके मेजोरिटी से जो सुल्तान बना हो, वो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। और बाकी जो हम कुतुबुद्दीन ऐबक और महमूद गजनवी की बात करें तो वो एक तानाशाह के रूप में उन्होंने अपना साम्राज्य चलाया था। इसके बाद इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि इसने मालिक की उपाधि धारण की। इसने मालिक की उपाधि धारण की। देखो दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था या ऐसा कौन सा राजा था जिसने मालिक की उपाधि धारण की? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि आप समझ सकते हो जो भाई बंधुआ मजदूर या दास होगा वो इतनी जल्दी सुल्तान कैसे बनेगा? पहले वो दासत्व को छोड़कर बहुत एक जीवन तो उसका दासत्व को छोड़ने नहीं चला जाएगा, फिर उसकी दूसरी पीढ़ी आएगी तो वो थोड़ा मालिकाना दिखाना शुरू करेगी, फिर कहीं जाके वो सुल्तान बनेगी। ठीक है, तो जो इसके अंदर दासत्व का गुण था, जो दासत्व की क्वालिटी थी बंधुआ मजदूरी की, वो गई नहीं थी इससे, है ना। और इतनी जल्दी जाएगी भाई, ताउम्र इसने मोहम्मद गौरी की बंधुआ मजदूरी की थी, है ना। तो इतनी जल्दी कैसे वो सुल्तान या शासक बन जाएगा? तो इसने अपने आप को पहले मालिक घोषित किया। ठीक है, इसकी राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी लाहौर थी। राजधानी लाहौर थी। अब हमने क्या कहा भाई, इसके एक पुत्र था आराम शाह। देखो हमने अभी आपको बताया कि कोई अगर बंधुआ मजदूर होता है तो जब अगर वो छूटता है तो बंधुआ मजदूरी की आदत उसकी नहीं जाती है। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की तो बंधुआ मजदूरी की आदत नहीं गई, चूंकि जो आराम शाह इसका पुत्र था वो तो मजदूर था नहीं, वो तो एक मालिक का पुत्र था, है ना। तो भाई वो कैसे मजदूरी करे? तो क्या हुआ, इसका एक पुत्र आराम शाह था, लाहौर इसकी राजधानी थी, और इसने क्या किया, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई। घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई। ठीक है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई। और इसमें देखो इसके संरक्षक के बारे में बोला जाता है कि इसका संरक्षक कौन था। तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षक हसन निजामी। हसन निजामी इसका संरक्षक था। हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर। हसन निजामी व फक्र ए मुदब्बिर। फक्र ए मुदब्बिर इसके संरक्षक थे। ठीक है, हसन निजामी व फक्र ए मुदब्बिर इसके संरक्षक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतनी जानकारी आपको मिली कि भाई इसको लाख बख्श कहते थे, इसकी राजधानी लाहौर थी, ये तुर्की वंश का संस्थापक था और पहला तुर्की शासक था। सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, बल्कि इसने मालिक की उपाधि धारण की। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हुई। और इसके जो संरक्षक थे वो हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर थे। फक्र ए मुदब्बिर थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने एक काम किया था, इसने अपने साम्राज्यवाद को नहीं बढ़ाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्यवाद का विस्तार नहीं किया था। इसने साम्राज्यवाद का विस्तार नहीं किया था। इसने साम्राज्यवाद का विस्तार नहीं किया था। सारे फैक्ट याद रखना। साम्राज्यवाद का विस्तार नहीं किया था, बल्कि जो इसने शासन का सुदृढ़ीकरण किया था। मतलब जहां इसका शासन क्षेत्र था वो बिल्कुल कायदे से बिल्कुल प्रॉपर वे में चल रहा था। इसने साम्राज्यवाद की, जैसे आज चीन है, चीन विस्तारवादी नीति चला रहा है, तो इसने साम्राज्यवादी नीति नहीं चलाई थी कि भाई जो हमारे
जो हमारे मतलब शासन के अंतर्गत नहीं आता है या जो हमारे राज्य क्षेत्र में नहीं आता है, हम उसको भी अपने अंडर में करें। अब इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या क्या वही काम किए थे आपको बताते हैं कि इसने बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी। ठीक है, किसके नाम पर भाई? ख्वाजा सूफी संत थे बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार बनवाई, मतलब शुरू की, लेकिन इसने पूरा नहीं कराया था। आगे चलकर इल्तुतमिश ने पूरा कराया। ठीक है, फिर इसके आगे फिरोज तुगलक का नाम बीच में आता है, आगे लोधी वंश के साम्राज्य का नाम बीच में आता है। ठीक है, यह बहुत ही उदार किस्म का शासक था, बहुत ही उदार था, है ना। उदार होने के कारण इसको कोई भी अच्छी खबर मिलती थी तो ये लाखों का दान दे देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा गया था। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ना, जब तराइन का द्वितीय युद्ध हमने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उस समय जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक तराइन के द्वितीय युद्ध में ऐबक गोरी के साम्राज्य का सूबेदार था। क्या था भाई? गोरी के साम्राज्य का सूबेदार था। जिस समय तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा था, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक कहां था? कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के साम्राज्य का सूबेदार था। 1206 से 1210 तक इसने सभी काम लाहौर से ही संचालित किए। ठीक है, मतलब 1206 से और इसका 1210 तक जितना इसका टाइम पीरियड था, ऐबक 1206 से 1210 तक रहा था। 1206 से 1210 तक इसने अपना पूरा टाइम पीरियड लाहौर से मतलब हर काम संचालित करने में लगा दिया। इसको जब ये दास, ठीक है, तो इसको सुल्तान किसने घोषित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद अपने आप को मालिक घोषित किया था। लेकिन एक मोहम्मद गौरी का बहुत ही करीबी व्यक्ति था गियासुद्दीन ने इसे सुल्तान की उपाधि दी। इसने खुद सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। अभी इल्तुतमिश में आगे ये सारे फैक्ट लिखते जाना यार, पूछे हो जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद अपने आप को मालिक की उपाधि दी थी, लेकिन मोहम्मद गौरी का एक बहुत ही करीबी व्यक्ति था गियासुद्दीन ने इसको सुल्तान की उपाधि दी थी। गियासुद्दीन ने क्या किया था? इसको सुल्तान की उपाधि दी थी। इसके बाद इसने क्या किया था? अपना खुद का कलमा पढ़वाया था, अपने खुद के सिक्के चलवाए थे। ये सारे लगभग सारे राजाओं ने ऐसा किया था कि कलमा खुदवाया था, अपने नाम का कलमा खुदवाया और अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। और अपने नाम के सिक्के जारी करके ये एक दूसरे को बांटते थे। मतलब जैसे यहां इन्होंने सिक्का चलवाया तो यहां से सिक्का भाई ये गजनी जाएगा, ये सिक्का यहां से लाहौर जाएगा और पूरी रियासत में वो वही सिक्का चलेगा जो उस रियासत के राजा ने बनवाया है। तो इतनी सारी चीजें आपको पता हो गई। और देखो, जो इसने दास्ता की उपाधि गियासुद्दीन को दी थी, दास्ता की उपाधि जो गियासुद्दीन को मिली थी वो 1208 में इसने बंधन मुक्त किया था। 1208 में गियासुद्दीन को ये दास्ता से मुक्ति मिली थी।
दास्ता से मुक्ति मिली थी। 1206 में मोहम्मद गोरी मर गया था, उसके 2 साल बाद भी ये एक दास के रूप में ही रहा था। जैसे ही गियासुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि दी, वैसे ही सुल्तान और मालिक गयासुद्दीन ने उसको दास्ता के बंधन से मुक्त कर दिया। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखो, कुतुब मीनार से कुतुब मत जोड़ देना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी के नाम पर कराया गया था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा कराया था। तराइन में जो दूसरा युद्ध हुआ था, हमने आपको बताया था 1192 में। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जयसिंह और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयसिंह को पराजित कर कन्नौज का क्षेत्र दिल्ली में मिला लिया था। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जो पृथ्वीराज तृतीय या इसको बोलते थे पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पटक के मारा था। जब गौरी को यह लगा कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, तो पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति था जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने अपने कब्जे में ले लिया, मतलब षड्यंत्र करके अपने में मिला लिया। तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया और पृथ्वीराज चौहान वो युद्ध हार गया। युद्ध हारने के बाद दिल्ली सल्तनत पर या पूरे उत्तर भारत पर तुर्क सत्ता स्थापित हो गई और 1194 में जय सिंह को भी उसने मरवा दिया मोहम्मद गौरी ने, और कन्नौज का क्षेत्र और इटावा का क्षेत्र भी उसने दिल्ली सल्तनत में ले लिया। अब इसके बाद देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में क्या होती है, इसकी चौगान खेलते हुए मृत्यु हो जाती है। याद रखना, चौगान एक पोलो था, घोड़े से गिरकर इसकी 1210 में मृत्यु होती है। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मृत्यु हो गई, अब शासन कौन संभालेगा? अब देखो, शासन संभालने के बहुत सारे ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो इल्तुतमिश का था, एक ऑप्शन गियासुद्दीन का था, और एक ऑप्शन खुद उसका पुत्र आराम शाह था। ठीक है, तो देखो, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, उस समय इल्तुतमिश कहां था? उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। अब देखो, बदायूं का अगर गवर्नर है, अब देखो, मालिक का पद या राजा का पद एक दिन भी खाली नहीं होता है। वो आप राष्ट्रपति में भी हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं होता है। राष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र या उसका टाइम पीरियड पूरा होता है, उसके पहले ही दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव हो जाते हैं। ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, चूंकि शासन एक दिन भी खाली नहीं रह सकती गद्दी, तो क्या किया? अब भाई देखो, जहां इल्तुतमिश बदायूं गवर्नर है, अब एकदम गवर्नर के पास इस्तीफा भी तो नहीं दे सकता ना, पहले वो दूसरा गवर्नर लेगा, है ना, उसको अपॉइंट करेगा, सारी चीजें बताएगा। अब कोई योग्य गवर्नर भी होना चाहिए। तो अब इल्तुतमिश तो फंस गया बेचारा, बदायूं गवर्नर था। गियासुद्दीन ने राजा बनने से मना कर दिया, मतलब सुल्तान बनने से मना कर दिया। वो एक संरक्षक के तौर पर दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में काम करना चाहता था, वो राजा नहीं बनना चाहता था। लेकिन और चूंकि इल्तुतमिश उसके योग्य भी था और उसका मन भी था राजा बनने का, लेकिन वो फंसा था चूंकि वो गवर्नर था। इसके बाद क्या हुआ? आराम शाह। याद रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएसआई में पूछा गया था कि मतलब ये तो नहीं, लेकिन इसी के जैसा आगे क्वेश्चन और बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? भाई इल्तुतमिश आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आराम शाह। आराम शाह अस्थायी रूप से बैठा, अस्थायी रूप से बैठाया गया। देखो अब क्या हुआ, जैसे ही आराम शाह बैठा, चूंकि ये एक अयोग्य बालक था, इसको बोल सकते हो अबोध बालक था, कुछ इसको शासन सत्ता के बारे में नहीं पता था। नाम ही इसका देखो आराम शाह है ना, अब नाम से ही पता चल जाता कि भाई कितना ये अच्छा शासक होगा। जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो उस समय जो भी मंत्रीगण थे, जो सम्मानित व्यक्ति थे, जो अमीर सरदार थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया भाई, ये
इसको राजा मानने से मना कर दिया कि भाई ये राजा कैसे काम करेगा, इसको तो खुद चलने का ढंग नहीं पता है ना, खुद बैठने का ढंग नहीं पता है, खुद सम्मान करने का ढंग नहीं पता कि भाई किसका सम्मान करना चाहिए। तो क्या हुआ, इल्तुतमिश के पास खबर गई, इल्तुतमिश के पास खबर गई। इल्तुतमिश ने ये लगभग 7-8 महीने तक अस्थायी रूप से राजा बना था, 7 या 8 महीने। इल्तुतमिश ने जैसे ही बदायूं के गवर्नर को अपॉइंट किया, तुरंत इसको हटा दिया। इसको हटाकर इल्तुतमिश राजा बना, सुल्तान राजा नहीं, सुल्तान बना, इल्तुतमिश सुल्तान बना। आप देखो ये तुम्हारा पूरा यहीं से काम शुरू होता है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था, आराम शाह। आराम शाह को हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश सुल्तान बना, ठीक है, इल्तुतमिश सुल्तान बना। तो अब हम लोगों का नंबर आ गया इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने का। ये क्या था इल्तुतमिश का टाइम पीरियड, इल्तुतमिश 1210 से 1236। आप देखो यहीं से दिक्कत होती है। आप लोगों ने ऐबक को पढ़ा था 1206 से 1210 तक, उसके बाद इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक, लेकिन जो महीने वाला पीरियड बीच में था, महीने वाला, उस महीने वाले पीरियड में आराम शाह आया था। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा था, आराम शाह। अगर ऑप्शन आराम शाह आया तो आपको आराम शाह ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर और आराम शाह ऑप्शन नहीं आता है, उसके बाद आप इल्तुतमिश पे जाएंगे, ठीक है। तो इल्तुतमिश भाई कौन था ये और क्या काम करता था। सबसे पहले इल्तुतमिश भी गौरी की सेना में, मोहम्मद गौरी की सेना में ये सैनिक था, सैनिक व गुलाम था। अब देखो, मोहम्मद गौरी की सेना में ये सैनिक भी था और गुलाम भी था। मोहम्मद गौरी ने 1206 में एक विद्रोह किया था। 1206 में जैसे ही जब वो मोहम्मद गौरी मरा था, तो उसके पहले बताया यही जाता कि इसी विद्रोह की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। कि कोई बोलता है भाई, किसी किताब में हमने पढ़ा है कि खुद स्वतः मृत्यु हुई थी, और कोई बोलता है कि इसको काट डाला गया था, मार डाला गया था। तो 1206 में एक खोसरों का विद्रोह हुआ था। 1206 में एक खोसरों का विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था भाई? अब खोसरों का विद्रोह किसके समय हुआ, याद रखना, खोसरों का विद्रोह किसके समय हुआ? इल्तुतमिश के समय हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ, मोहम्मद गौरी के समय हुआ कि महमूद गजनवी के समय हुआ? भाई मोहम्मद गौरी। 1206 में खोसरों का विद्रोह मोहम्मद गौरी के समय हुआ था। और इस खोसरों के विद्रोह को दबाने के लिए, इस खोसरों के विद्रोह को दबाने में इल्तुतमिश ने असहनीय काम किया था, मतलब अप्रत्याशित काम किया था, अप्रत्याशित युद्ध किया था, जिसको सोच भी नहीं, असोचनीय काम किया था और खोसरों के विद्रोह को दबा दिया था। हालांकि बाद में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस विद्रोह को दबाने में इल्तुतमिश ने सबसे आगे लीड करके काम किया था। इसलिए 1206 में मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को दासता के बंधन से मुक्त कर दिया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इल्तुतमिश गुलामत से कब छुटकारा मिला इसको, तो 1210 मत करना कि 1210 में जब राजा बना तभी, नहीं, 1206 में इसको गुलामी से आजादी मिल गई थी। कैसे मिली थी? खोसरों के विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, खोसरों के विद्रोह को दबाने के लिए इसको दास्ता से मुक्ति मिली थी। ठीक है, गुलामत से छुटकारा मिला था। उसके बाद ऐबक की मृत्यु पर, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पर ये बदायूं का गवर्नर था। क्या था भाई? जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी और आराम शासक बना था, तब ये कहां था? तब ये बदायूं का गवर्नर था। इसने अपनी राजधानी
अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। इसके पहले राजधानी कहां थी? लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लाया था? इल्तुतमिश। ठीक है, ये भी मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसने 1206 के खोसरों के विद्रोह में बहुत ही अच्छा काम किया था, इसलिए इसको दास्ता से मुक्त कर दिया गया। ऐबक यूनुस के समय ये बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, इसने क्या किया था? शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। तांबा और चांदी और पीतल का सिक्का भी इसने चलवाया था। ठीक है, चांदी का सिक्का और पीतल का सिक्का। चांदी का सिक्का टका था और तांबे का सिक्का था इसका जीतल। चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? टका। और तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? जीतल। 3 सिक्के चलवाए थे इसने। शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, चांदी का सिक्का चलवाया और तांबे का सिक्का चलवाया। चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल फैलाया। ठीक है, इसने क्या एकता प्रणाली शुरू की थी? एकता प्रणाली शुरू की। अब ये एकता प्रणाली क्या थी? सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है एकता प्रणाली किसने शुरू की, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। ये एकता प्रणाली थी क्या? याद रखना, भारत के सामंतवाद को नष्ट करना। भारत के सामंतवाद को नष्ट करना। भारत के सामंतवाद को नष्ट करना ही एकता प्रणाली थी। भारत के सामंतवाद को नष्ट करना ही एकता प्रणाली थी। अब देखो, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक में क्या संबंध था? भाई इसको भी जान लो। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। ऐबक का दामाद था और इल्बारी तुर्क था। ये याद रखना भाई, इल्बारी तुर्क। ऐबक का दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। ठीक है, आराम सा इसका शाला था। ठीक, और ये एक इल्बारी तुर्क था। ये एक इल्बारी तुर्क था। इसने क्या किया? सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इसके शासन का आधार, इसका जो शासन था, इसके शासन का आधार कौन था? विदेशी मुसलमान। इसके शासन का आधार कौन था? विदेशी मुसलमान। इसने क्या किया था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया। कुतुब मीनार को पूरा कराया। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसके नाम पर? बख्तियार काकी के नाम पर। जो बख्तियार काकी कौन था? एक बहुत ही बड़े हमारे मुसलमान जो संप्रदाय था उसके बहुत बड़े धर्मगुरु थे। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने कराया? कुतुब मीनार। इसने इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया। ठीक है, इसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और इसमें क्या किया था? बगदाद के खलीफा थे हमारे उस समय अब्बासी। बगदाद के खलीफा से इसने, बगदादी खलीफा कौन थे उस समय? अब्बासी। बगदादी खलीफा अब्बासी से सुल्तान का प्रमाण पत्र लिया। सुल्तान का प्रमाण पत्र लिया। ठीक है, सुल्तान का प्रमाण पत्र लिया। ये कब लिया था? 1229 में। 1229 में इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान का प्रमाण पत्र लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का
वास्तविक संस्थापक कौन था? हाँ, ये भी याद रखना भाई, ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक व संरक्षक। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और वास्तविक संरक्षक किसे माना जाता है, आपका आंसर होगा इल्तुतमिश को। ठीक है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह वो दोनों बाप बेटा थे, उसने सिर्फ शासन किया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी बंधुआ मजदूर होता है उसकी मजदूरी और मतलब बंधुआ जो क्वालिटी होती है इतनी जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। ठीक है, आप बंधुआ मजदूर थे, आपको मालिक बना दिया गया, तो आप मालिक की तरह बिहेव इतनी जल्दी नहीं करोगे। 2-3 पीढ़ियों के बाद आप में मालिकाना वाला खून दौड़ेगा, है ना। तो वही देखो हाल हुआ। हालांकि इल्तुतमिश भी एक गुलाम था, ठीक है, लेकिन इसने शासक बनने से पहले गवर्नर के रूप में इतना एक्सपीरियंस ले लिया था कि जो गुलामी की क्वालिटी थी वो दूर हो चुकी थी और एक गवर्नेंस, एक लीडर की क्वालिटी इसके अंदर आ चुकी थी। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ऐसा नहीं हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ऐसा नहीं हुआ था, वो गुलाम से सीधे मालिक बना दिया गया। और जो व्यक्ति गुलाम से सीधे मालिक बन जाएगा, है ना, गुलाम से सीधे मालिक बन जाएगा, तो भाई इतनी जल्दी वो अपना मालिकानी जो आदतें हैं नहीं आ पाएंगी उसके अंदर, है ना। जबकि उसका पुत्र जो आराम शाह था, आराम शाह के अंदर मालिकाना आदत नहीं आई थी, उसके अंदर आलसपन था कि मेरे पापा मालिक है, ठीक है, आई एम ए ब्लू स्पून, है ना, ऐसा कुछ उसने अपने आप को समझा था। तो प्रॉब्लम हो गई भाई, हटा दिया गया। उसके बाद इल्तुतमिश कर दिया बेटा, चूंकि इल्तुतमिश को इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि उसने आराम से ये शासन संभाल लिया। ठीक है, इसके बाद देखो नंबर आता है 1234। हाँ, 1234 और 1235। 1234 और 1235 में इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा। उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा। उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा। महाकाल मंदिर को लूटने के बाद इसने क्या किया, भिलावा के एक हिंदू मंदिर को भी लूटा था। हिंदू मंदिर को भी लूटा। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर को किसने लूटा था? देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो। उज्जैन के महाकाल मंदिर को किस शासक ने लूटा था? महमूद गजनवी मत कर देना, नहीं लूटने 17 बार लूट के चक्कर में गजनवी लगा दो आप। उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इसके समय में क्या हुआ था, चंगेज खां जो एक मंगोल था, चंगेज खां के युद्ध की संभावना जताई गई थी, ठीक है। इसके समय में क्या हुआ था, चंगेज खां के युद्ध या आक्रमण की संभावना व्यक्त की गई। मतलब जो इसकी खुफिया विभाग था, जो इसका खुफिया विभाग था, उसने क्या किया, उसने इसको ये इंफॉर्मेशन दी कि सर कि सुल्तान साहब चंगेज खां जो मंगोल है, चंगेज खां जो है वो अटैक करने के लिए रेडी है ना, वो मतलब दिल्ली सल्तनत पर अटैक करेगा। और चंगेज खां एक मंगोल था, तो इसके क्या किया, अब चूंकि एक्चुअली वो बात क्या थी, वो अटैक चंगेज खां का नहीं था भाई। चंगेज खां क्या कर रहा था, जलालुद्दीन जो था, चंगेज खां जो बख्यार है ना, बख्यार का एक राजा था। चंगेज खां ख्वारिज्म के एक राजा थे, जलालुद्दीन, ठीक है। ख्वारिज्म एक रियासत थी जो भारत के बाहर थी। ख्वारिज्म के जो एक राजा थे जलालुद्दीन, चंगेज खां उनका पीछा कर रहा था। वो आगे दौड़ रहे थे, चंगेज खां उनको मारने के लिए पीछे से उनको दौड़ा रहा था। तो जलालुद्दीन जो ख्वारिज्म के राजा थे, वो दौड़ते दौड़ते दिल्ली सल्तनत पे आ गए, ठीक है। मतलब भारत में आ गए, इल्तुतमिश की एरिया में आ गए। इल्तुतमिश की एरिया में जब आए और उन्होंने पनाह मांगने का आग्रह किया। चूंकि चंगेज खां एक बहुत ही
साधारण युद्ध के बहुत ही असाधारण वीर पराक्रमी और खूंखार मतलब शासक था। ये मंगोल था और मंगोल रक्त पिपासु होते थे। मंगोल क्या होते थे भाई? रक्त पिपासु। ये क्वालिटी थी मंगोलों की, रक्त पिपासु होते थे। ये क्या करते थे, जब मारते थे उसके बाद मतलब खून पी डालते थे, इतनी बुरी मौत मारते थे आदमी को। ठीक है, तो भाई इल्तुतमिश ने भी जैसे सुना चंगेज खां, तो भाई इल्तुतमिश भी परेशान हो गया। ऐसे ही जो सुनता था कि सिकंदर आ रहा है तो भाई उसके हाथ पैर तो कप ही जाते थे, उसी टाइप का ये भी था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया भाई, वो चंगेज खां दौड़ा रहा था जलालुद्दीन को, जो ख्वारिज्म के राजा थे, और जैसे ही इनके खुफिया विभाग को पता चला तो भाई उसकी सेना पीछे थी, तो खुफिया विभाग ने इल्तुतमिश को यह बता दिया कि चंगेज खां दिल्ली पे आक्रमण करने आ रहा था, जबकि एक्चुअली वो दौड़ा रहा था जलालुद्दीन को, लेकिन मिसमैच हो गया इनके खुफिया विभाग से। इल्तुतमिश ने पूरी तैयारी कर ली आक्रमण की, लेकिन जैसे ही उसको इल्तुतमिश को यह पता चला कि वो हमारे ऊपर अटैक नहीं है, वो अटैक तो जलालुद्दीन के ऊपर है, तो इन्होंने क्या किया, जलालुद्दीन को शरण ही नहीं दी और जलालुद्दीन को भगा दिया। आगे चलकर सिंध इलाके में और आगे दर्रे के पास उन्होंने उसको मार दिया। ठीक है, चंगेज खान ने उसको मार दिया था, जैसे ही मार दिया वो पीछे चला गया, इससे चंगेज खान का भी मतलब ही नहीं था। तो जो गुप्तचरों के द्वारा इसको जानकारी दी गई थी वो सही नहीं निकली, है ना। तो इसके और इल्तुतमिश अपना आराम से राज्य करने लगा। ठीक है, ये एक तुर्क इल्बारी तुर्क था। इल्तुतमिश क्या था? ये इल्बारी तुर्क था, याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था। इसके समय में एक काम और हुआ था, हमको याद आ गया कि अवध में पिर्थु विद्रोह हुआ था। अवध में पिर्थु विद्रोह हुआ था। इसके समय में अवध में पिर्थु विद्रोह हुआ था। ठीक है, अवध में पिर्थु विद्रोह हुआ था और इसने क्या किया था, चालीसा बना था। तुर्कान ए चियलगामी, तुर्कान ए चियलगामी, इसे बोला जाता था चालीसा। क्वेश्चन पूछा जाता, चालीसा क्या है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, चालीसा क्या है? 4 सरदारों का समूह, 14 सरदारों का समूह, 24 सरदारों का समूह या 40 सरदारों का समूह। तो चालीसा या तुर्कान चियलगामी 40 सरदारों का एक समूह था। ठीक है, 40 सरदारों का एक समूह था जिसको सुल्तान इल्तुतमिश ने बनाया था। किसने बनाया था? जिसको सुल्तान इल्तुतमिश ने बनाया था। ये 40 सरदार कौन थे? देखो, जब हमने आपको बताया कि जब इल्तुतमिश का शासन चल रहा था या दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का कोई भी राजा था, तो राजपाट सरदार लोग, अमीर सरदार लोग चलाते थे। जब अच्छा, अमीर सरदार लोग क्यों चलाते थे? क्योंकि भाई सुल्तान के अंतर्गत ही ये अमीर सरदार जो थे वो अपना व्यापार करते थे, लीगल व्यापार करते थे, कुछ इलीगल व्यापार करते थे। ठीक है, तो जो व्यापार होता था उसका कुछ टैक्स इल्तुतमिश को, राजा को दिया जाता था और कुछ टैक्स वो अपने पास रख लेते थे। तो एक तुर्कान चियलगामी जो बनाई थी भाई, सरदार, अमीर सरदार तो बहुत थे, लेकिन 40 ऐसे अमीर सरदार को इसने चुना था। 40 ऐसे अमीर सरदारों को इल्तुतमिश ने चुना था जो इल्तुतमिश के भक्त थे। ठीक है, इल्तुतमिश को ब्रह्मास्त्र मानते थे, यू आर ब्रह्मा। ठीक है, इस टाइप के जो 40 सरदार थे उसने इल्तुतमिश ने इनको चुन के अलग कर लिया था। जब इन 40 को अलग कर लिया, ठीक है, जब इन 40 को अलग कर लिया गया तो जो दूसरे अपोनेंट, भाई जब इनको अलग कर लिया तो इनको अलग सुविधाएं मिलने लगी, ये अपना इलीगल काम करने लगे, है ना। इसके अंतर्गत ये अपना इलीगल व्यापार करने लगे, जो जो अवैध चीजें थी उनको भी मंगाने लगे। तो जो दूसरा गुट था, विरोधी गुट इनका था, वो भाई थोड़ा परेशान हो गया। और भाई परेशान होकर कर क्या सकते हो, इल्तुतमिश एक वेल मेंटेन्ड सुल्तान था, है ना, एक बिल्कुल शक्तिशाली राजा था, कुछ बोल नहीं सकते हो आप। आगे चलकर इन्होंने क्या किया, बलबन, एक जो इसके ही अंतर्गत एक शासक था बलबन, जो भी एक गवर्नर था इसकी रियासत में, इल्तुतमिश की रियासत में गवर्नर था। उससे मिलकर जो अपोनेंट वाले सरदार थे उससे मिले और
इल्तुतमिश के बाद बलबन को राजा बनने के लिए उकसाया, है ना। जबकि बलबन ऐसा कुछ नहीं था, बलबन तो अपना एक गवर्नर था और एक सैनिक के रूप में अपना या जो भी उसको पद दिया गया था उसमें काम कर रहा था। लेकिन जब ये चालीसा बना दिया गया और चालीसा के अपोनेंट या चालीसा में जो सरदार नहीं थे उन्होंने अपना एक दूसरा गुट बनाया, दूसरा गुट बनाकर वो बलबन से मिले, ठीक है। और जैसे ही वो बलबन से मिले तो आगे चलकर बलबन सुल्तान बनेगा और बलबन पहला आते आते काम इसको हटाएगा, तुर्कान चियलगामी, ठीक है। तो चालीसा याद रखना, तुर्कान चियलगामी या चालीसा क्या था? चालीसा 40 सरदारों का एक संगठन था, चालीसा 40 सरदारों का एक संगठन था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। और इसको आगे मिटाएगा कौन? बलबन, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बारे में इतनी सारी जानकारी आपके पास आ गई। अवध में पृथ्वी विद्रोह किसने करा था? इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलवाए? इल्तुतमिश ने। चांदी का सिक्का, टका और कांसे का सिक्का जीतल किसने चलवाया? इल्तुतमिश ने। वास्तविक संस्थापक और संरक्षक भी यही था। एकता प्रणाली क्या थी? भारत के सामंतवाद को खत्म करना। ये क्या था? ये ऐबक का दामाद था और वारिद दुर्ग था, ठीक है। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। 1229 में इसने बगदाद के जो खलीफा अब्बासी है उनसे प्रमाण पत्र लिया सुल्तान का। 1206 में ये दास्ता से मुक्त हुआ था खोसरो के विद्रोह में। ऐबक की मृत्यु पर यह बदायूं का गवर्नर था। 1234 और 35 में इसने पिथरा के हिंदू मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा था। अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी, ठीक है। चंगेज खान के युद्ध की संभावना हुई थी, ठीक। और कुतुब मीनार को इसने पूरा कराया था। इसके शासन का आधार क्या था? इसके शासन का आधार विदेशी मुसलमान थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुर्कान चियलगामी थी ना, तो तुर्कान चियलगामी में अपोनेंट सरदार और देश के मुसलमान भी थे, क्योंकि इनके शासन का आधार क्या था? विदेशी मुसलमान। विदेशी मुसलमान इनके शासन का आधार होने की वजह से जो अपने देश के मुसलमान थे वो इससे कटते थे, मतलब वो इससे जेलसी रखते थे, ठीक है। तो इल्तुतमिश हमने यही खत्म कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बलबन की तरफ चलेंगे और बलबन की तरफ चलने के बाद आगे इसे गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी को कंटिन्यू करते चलेंगे। जितनी डिटेल्स मैंने आपको दी है, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, छोटे से लगा के बड़ा एग्जाम तक, इसके बाहर इल्तुतमिश से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मास्क का उपयोग करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। थैंक यू।